नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 20 अक्टूबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं डिस्कस करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको मैं हर दिन बताता हूँ दोस्तों। harshitdvedi.com वेबसाइट आप विजिट कीजिए। मेंटरशिप कोर्स के बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जीएस पेपर वाइज सारे टॉपिक्स वीडियो लेक्चर्स के साथ कवर्ड है, टेस्ट सीरीज के साथ। यू कैन ज्वाइन द कोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं बताऊं दोस्तों, देखिए ये जो इजराइल हमास अटैक हो रहा है, इसके बारे में हर दिन न्यूज़ आते रहते हैं दोस्तों, और काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया है शॉर्ट वीडियोस के थ्रू एंड डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू। इसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सब हमने आपको बताया है। तो आज मैंने इजराइल हमास वाला इशू को थोड़ा साइड में रखा है। वैसे कल भी मैंने आपको बैकग्राउंड के साथ डिटेल में बताया था, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे हम होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज़ है मोर देन 118 केसेस ऑफ करप्शन अवेट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। जीएस पेपर 1 इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा में ये टॉपिक आपको काम आएगा। देखिए क्या बताया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से एक डाटा रिलीज हुआ है। उनके हिसाब से देयर आर 6 केसेस इन्वॉल्विंग आईएएस ऑफिसर्स एमंग ओवर 118 केसेस ऑफ करप्शन इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट्स दैट अवेट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए दोस्तों, तब से यही देखने को मिला है कि हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो ब्राइब लेते हैं। मैं जनरलाइज करके नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो करप्शन करते हैं। ठीक है, तो अभी डीओपीटी के एक डाटा के हिसाब से 6 आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है। इसके अलावा 118 केसेस ऑफ करप्शन केसेस पेंडिंग है पब्लिक सर्वेंट्स का। अब इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए सेंट्रल एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स का सैंक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, ये न्यूज़ है। तो हमें इस न्यूज़ से क्या सीखना है, बेसिकली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हमें क्या डिस्कस करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के बारे में देखिए, जब से हम इंडिपेंडेंट हुआ है दोस्तों, पार्लियामेंट ने अलग अलग लॉज पास किया है करप्शन को काउंटर करने के लिए। उसमें 2 इंपॉर्टेंट एक्ट है, वन इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1947, फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1952। इसके अलावा हमारा इंडियन पीनल कोड में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अलग अलग प्रोविजंस आपको देखने को मिला करप्शन को काउंटर करने के लिए या फिर कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, तो इधर हम बात करेंगे जो लेटेस्ट लॉ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, इसके बारे में। ठीक है, PCA 1988 aimed at making anti-corruption law more effective by widening their coverage and by strengthening the provisions to make the overall statute more effective। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले से एक्ट्स एंड प्रोविजन से हमारे देश में करप्शन को कॉम्बैट करने के लिए। तो जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पास किया गया, इसमें एंटी करप्शन लॉ को और इफेक्टिव बना दिया और प्रोविजंस को स्ट्रेंथन किया गया और ओवरऑल इस लॉ को एक काउंटर करप्शन इफेक्टिव बना दिया। ठीक है, तो इस एक्ट में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो इस एक्ट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1947 एंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया, साथ साथ में सेवरल प्रोविजंस ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी भी। ठीक है, नाउ इट हैज एनलार्ज द स्कोप ऑफ डेफिनेशन सच एज पब्लिक ड्यूटी एंड पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव्स जितने एक्ट्स पास करते हैं ना, उसमें सबसे पहले 2-3 पैराग्राफ्स में आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब हर चीज को डिफाइन करते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, रेप केसेस जो होते हैं, सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी में लिखा हुआ है, रेप का डेफिनेशन लिखा हुआ है। फिर सेक्शन 376 में उसका पनिशमेंट्स लिखा हुआ है। अब रेप मतलब क्या है, कौन कौन से एक्टिविटीज को रेप बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह हमारे लॉस में भी आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, हर चीज का डेफिनेशन होगा। मतलब अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी से पैसे लिया, उसको भी डिफाइन किया होगा उस लॉ में, प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया होगा, नहीं तो वो फिर कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे मैंने जो किया वो इस लॉ के प्रोविजन से करप्शन नहीं है। इसलिए प्रॉपर तरीके से यह सब डिटेल में लिखा हुआ है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1947 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1952 में जितने कमियां थी वो सबको दूर कर दिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 में। और ब्रॉड तरीके से पब्लिक ड्यूटी का डेफिनेशन क्या है, पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन क्या है, उनके ड्यूटीज क्या क्या है, उनके फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, यह सब बताया गया। ठीक है, इट हैज शिफ्टेड द बर्डन ऑफ प्रूफ from the prosecution as mentioned in CRPC to the accused who is charged with the offense। तो बेसिकली प्रूफ का जो बर्डन है दोस्तों, पहले प्रोसिक्यूशन के पास था, तो इस एक्ट के थ्रू वो बर्डन जो
ऑफेंस करते हैं ना उसके ऊपर डाल दिया गया, जो अक्यूज्ड है बेसिकली, ठीक है। फिर जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 में, वो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर करना है हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। जो डीवाईएसपी रैंक होते हैं उनके रैंक से ऊपर वाला एक ऑफिसर हमेशा इस तरह के करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर देखिए दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया? 2018 में, करीब 5 साल पहले। द अमेंडमेंट एक्ट अटेम्प्टेड टू ब्रिंग द पीसीए इन लाइन विद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2005 विच वॉज रैटिफाइड बाई इंडिया इन 2011। अब देखिए दोस्तों, दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सबसे रिलेटेड आपको यूएन कन्वेंशंस देखने को मिलेगा। बेसिकली यूएन कन्वेंशंस एज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक्ट करते हैं, मतलब सारे जो कंट्रीज है उनके साथ अपने रूल्स एंड पॉलिसीज को अलाइन कर सकते हैं। तो क्या है कि एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाएगा हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है अगेंस्ट करप्शन, जो 2005 में उन्होंने बनाया था और इंडिया ने इसे राटिफाई भी किया है 2011 में। तो हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के साथ अलाइन करने के लिए, ठीक है, हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट पास किया 2018 में। तो देखिए इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इट डिफाइंड अनड्यू एडवांटेज टू मीन एनी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन दैट ए पब्लिक सर्वेंट इज परमिटेड टू रिसीव। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स है, अगेन मैं जनरलाइज करके नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पब्लिक सर्वेंट्स ऐसे हैं पैसे नहीं लेंगे पर कुछ एडवांटेज लेंगे, समझ रहे हो आप? जैसे कि उनके कोई एक कंपनी या जिसको फेवर चाहिए उस पब्लिक सर्वेंट से, वो उनके पास आएंगे, सर हमारे ये कम करके दो। वो लीगल नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, वो जो पब्लिक सर्वेंट है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो उनसे पैसे लेंगे। दिस इज एक्चुअली ब्राइब। वो तो उन्हें भी पता है इलीगल है, लेने से फंस जाएगा। तो वो क्या बोलेंगे, भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, मेरा एक काम कर दो आप, तो आपका काम हम भी कर देंगे। मेरा बच्चा है, उनका एक एडमिशन करा दो टॉप स्कूल में। तो वो बोलेंगे ठीक है आपका काम हो गया। तो ये ब्राइब नहीं हुआ, पहले ये ब्राइब नहीं होता था, ठीक है। तो आजकल ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 में क्या किया गया, किसी भी तरह का अनड्यू एडवांटेज अगर आपको किसी से भी मिल रहा है, उसके लिए आप उनके लिए कोई इलीगल फेवर कर रहा है, वो भी ब्राइब में काउंट होगा या फिर करप्शन में काउंट होगा। और अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पनिशमेंट को भी इंक्रीज किया गया। मिनिमम इंप्रिजनमेंट टर्म्स 6 महीने से 3 साल तक था, उसे 5 साल से 7 साल तक कर दिया, ठीक है। तो पनिशमेंट को भी इंक्रीज किया है। तो दिस इज अबाउट दिस न्यूज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। अगला न्यूज है आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक्सप्लोर्स ड्रोन यूज फॉर मेडिकल सप्लाई ट्रांसपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश। जीएस पेपर 3 अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा में ये टॉपिक आपको काम आएगा। देखिए आपको मालूम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव चल रहा है ड्रोन इकोसिस्टम को प्रमोट करने का, डेवलप करने का। तो उसी के पार्ट है दोस्तों हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो अभी असेस कर रहा है हाउ टू अंडरटेक ए फीसिबिलिटी असेसमेंट इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए मैंने क्या बोल दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं भी। देखिए क्या है ना, आईसीएमआर अभी ड्रोन यूज को एक्सप्लोर कर रहा है। बेसिकली हिमाचल प्रदेश आपको मालूम है हिली स्टेट है। हिमाचल प्रदेश में एक एरियाज में बाय रोड पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम भी लग सकता है। तो जो मेडिकल सप्लाईज को इजीली पहुंचाने के लिए क्यों नहीं ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको मालूम होगा रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, और उन्होंने डिलीवर किया भी। तो यही ड्रोन यूज को अब हिमाचल प्रदेश में भी कैसे यूज किया जा सकता है, इसके बारे में फीसिबिलिटी असेसमेंट अंडरटेक किया है आईसीएमआर। हिमाचल प्रदेश का लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंडक्ट हुआ, ठीक है, समझ गए। नाउ The initiative aims to explore the use of drones for transporting critical medical supplies. तो कौन कौन से critical medical supplies ड्रोन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया करेंगे, such as medications, diagnostic blood samples, sputum, according to an official release. तो बेसिकली देखिए मेडिकल से रिलेटेड आपके जितने सैम्पल्स वगैरह है और मेडिसिन वगैरह है, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स वगैरह है, वो सब ड्रोन के थ्रू ट्रांसफर किया करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आई ड्रोन इनिशिएटिव, ठीक है। आई ड्रोन इनिशिएटिव क्या है? आईसीएमआर ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर द नॉर्थ ईस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी ये इंप्लीमेंट किया गया था। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दोस्तों आई ड्रोन इनिशिएटिव, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आई ड्रोन इनिशिएटिव एम्स टू यूज ड्रोन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो आई ड्रोन इनिशिएटिव क्या है दोस्तों, ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज को
ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो भी देश का रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज में। नाउ ये जो इनिशिएटिव दोस्तों, ये ज़्यादातर डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल टेरेन्स में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि हमारे हिली स्टेट्स है। हिली स्टेट्स मतलब आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड ऑल ऑफ दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इनिशिएटिव कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन डिफिकल्ट जोग्राफिकल टेरेन्स इंक्लूडिंग लैंड, आइलैंड, फूट हिल्स, अक्रॉस द हिल्स एक्सेट्रा। तो देखिए आइलैंड्स में यूज़ किया जा सकता है, अक्रॉस द हिल्स एंड फूट हिल्स ऑफ द हिल्स में यूज़ किया जा सकता है, ये सब नॉर्मल है, आपको मालूम है। तो मेडिकल सप्लाई सच एज कोविड-19 वैक्सीन, ब्लड वैक्सीन यूज्ड फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, एंटीनेटल केयर मेडिसिन, मल्टी वाइटामिन्स, सिरिंजेस, ग्लव्स, ये सब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये जो एफर्ट है, ठीक है, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन ICMR, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा। इतना ही न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है। अगला है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स सेंटर स्टेट्स टू इमीडिएटली अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस अंडर पोस्ट एक्ट, GS पेपर 2 जुडिशरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में ये टॉपिक आपको काम आएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट सारे सेंटर एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट सेंटर एंड सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट किया है इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए अंडर द पोस्ट एक्ट। पोस्ट एक्ट का पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट एक्ट तो अब्रिविएशन है, पूरा है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। सो बेसिकली हमारे जो वीमेन है उनका वर्क प्लेस में किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके लिए रेड्रेसल प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट में आपको प्रोविजंस देखने को मिलेगा। अब देखिए इस एक्ट जब पास हुआ तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया था, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस को अपॉइंट करना चाहिए, पर अभी तक ये हुआ नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जल्दी ही आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस को अपॉइंट करना पड़ेगा। बेसिकली जो वीमेन है, जो वर्किंग वीमेन है, उनके लिए एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट रहेगा ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस है, तो इन्हें अपॉइंट करना बहुत जरूरी है ना, जरूरी है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट के बारे में, जिसे पोस्ट एक्ट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले द एक्ट डिफाइन सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी एक्ट आप पढ़िए, उसका जो गैजेट नोटिफिकेशन होगा उसके सबसे पहला 2-3 पेजेस में आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेगा, हर चीज का डेफिनेशन दिया होगा। तो इस एक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस मतलब क्या होता है, मतलब एक इंडिविजुअल अगर एक वर्किंग वुमेन के साथ कौन कौन से एक्टिविटी जो करेंगे वो सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होगा, ये डिफाइन किया है, ठीक है। और एक मैकेनिज्म भी क्रिएट किया है कंप्लेंट्स को रेड्रेस करने के लिए। नाउ सुप्रीम कोर्ट इन द विशाखा एंड द अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस गिव विशाखा गाइडलाइंस। देखिए आप तो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं हम जैसे, हमारे लिए विशाखा गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट विशाखा वर्सेस एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस में विशाखा गाइडलाइंस प्रोवाइड किए थे। बेसिकली ये गाइडलाइंस क्या था ना, वर्किंग प्लेस में वीमेन के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उसे प्रिवेंट करने का, प्रोहिबिट करने का, एड्रेस करने के रिगार्डिंग गाइडलाइंस थे। तो वही गाइडलाइंस के बेसिस पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट ही पास किया, पोस्ट एक्ट, ठीक है। नाउ every employer is required to constitute an internal complaints committee at each office or branch with 10 or more employees. The very first provision क्या है, हर एक एम्प्लॉयर मतलब जो भी कंपनी जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट करना होगा, हर ऑफिस में, हर ब्रांच में, ठीक है। कंप्लेंट्स कमिटी हैव द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट्स फॉर गैदरिंग एविडेंस। जो कंप्लेंट कमिटी है दोस्तों, उनके पास सिविल कोर्ट का पावर्स रहेगा एविडेंस गैदर करने के लिए, मतलब कोई कंप्लेंट आ रहा है उसके रिगार्डिंग एविडेंस गैदर करने का, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो सकता है या फिर और कोई ऑफिस स्टेशनरीज हो सकते हैं, कुछ भी। The complaint committees are required to provide for conciliation before initiating an inquiry if requested by the complainant. तो देखिए अगर कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे आगे लेके नहीं जाना है इस केस को, इधर ही सोल्व करो, ठीक है, तो कंप्लेंट कमिटी को ये सोल्व करने के लिए ट्राई करना चाहिए। वही लिखा है, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर कंसिलिएशन बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी इफ रिक्वेस्टेड बाय द कंप्लेनेंट।
अगला, द एक्ट ऑल्सो मेंशंस ए लोकल कंप्लेंट्स कमिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। यही पॉइंट है दोस्तों, एक्ट में लिखा है कि एक लोकल कंप्लेंट्स कमिटी होना चाहिए जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा जिसे अपॉइंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में। यही अपॉइंट नहीं हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया है। नाउ इट विल एनेबल वीमेन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लेस देन 10 एम्प्लॉइज टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। नाउ इस पॉइंट को अच्छी तरह समझना है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो उन विमेन के लिए प्राइमरी कॉन्टैक्ट होगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या फिर ऐसे कंपनीज में काम करते हैं जहां पे एम्प्लॉइज 10 से कम है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है जहां पे एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा है उधर तो ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रहेगा जिनके पास सिविल कोर्ट का पावर है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या हो गया, बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह है दोस्तों, या फिर जो घर पे जो मेड का काम करते हैं वो हो गया। तो वो सबके लिए प्राइमरी कॉन्टैक्ट रहेगा ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेंगे अगर उन्हें इस तरह का हरासमेंट फेस करना मिल रहा है। अगला, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जिसे शी बॉक्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट एम्स टू प्रोवाइड ए सिंगल विंडो एक्सेस टू एवरी विमेन irrespective of her work status, whether working in unorganized or organized sector, private or public sector, to facilitate the registration of complaint related to sexual harassment। तो ये जो बॉक्स है दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है बेसिकली, ये बेसिकली एक सिंगल विंडो एक्सेस है, मतलब सीधा वो कंप्लेन कर सकता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उनका जो भी प्रॉब्लम है उधर सॉल्व हो जाएगा, मतलब उधर से ही सॉल्व होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पोर्टल है, वेबसाइट, इसलिए शी बॉक्स करके नाम दिया। बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, मतलब अगर कोई वीमेन सेक्सुअल हरासमेंट फेस कर रहा है वर्क प्लेस में तो वो इस पोर्टल के थ्रू अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। दिस इज शी बॉक्स, ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला, वाई आर अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंट इन अफगानिस्तान। वैसे आपको समझ में आ गया ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए डायरेक्ट किया है सेंटर एंड स्टेट, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज को। तो पोस्ट एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट पोजिशन है मैंने आपको बता दिया। अगला है, वाई आर अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंट इन अफगानिस्तान। देखिए, जीएस पेपर 3 ज्योग्राफिकल फिनोमिनन्स में डिसास्टर में ये टॉपिक आपको काम आएगा। देखिए, अक्टूबर 15 को अफगानिस्तान में एक अर्थक्वेक हुआ था विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6.3, एडिंग टू द वूज ऑफ ए नेशन स्टिल रीलिंग फ्रॉम द सीरीज ऑफ डिवास्टेटिंग क्वेक्स जस्ट डेज अर्लियर। अब बात यह है दोस्तों, अफगानिस्तान में अक्टूबर के महीने में कम से कम 3 अर्थक्वेक्स हुआ और तीनों के मैग्नीट्यूड करीब 6.3 के सराउंडिंग थे, ठीक है। ऐसा बताया जाता है जब एक मेजर अर्थक्वेक होता है उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स रहते हैं ना, वो हमेशा इस पहला वाला अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड से कम रहेगा। पर इधर क्या देखने को मिला, 6.3 मैग्नीट्यूड का ही तीनों अर्थक्वेक देखने को मिला। और इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल द हिंदू में लास्ट संडे को आया था, मैंने उसे एक्सप्लेन भी किया था रीजन क्या है। अब इधर कुछ और बताया जा रहा है दोस्तों। देखिए, दिस रीजन सीस्मिक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स अफगानिस्तान टर्बुलेंट हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक्स ऑफन विद कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक कोई नई बात नहीं है दोस्तों, होते रहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, काफ़ी डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन भी होते हैं अफगानिस्तान में। एक टर्बुलेंट हिस्ट्री है अर्थक्वेक्स का अफगानिस्तान में। तो वो क्यों हो रहा है, इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है हिंदू में, हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले earthquake होता कैसे है दोस्तों? An earthquake occurs when blocks of lithosphere suddenly slip past one another, releasing energy and sending seismic waves through the ground. अब देखिए, ये सब एकदम बेसिक से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लिथोस्फीयर है दोस्तों, लिथोस्फीयर में जो ब्लॉक्स है वो जब स्लिप होते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, वास्ट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा और सीस्मिक वेव्स सेंड करेंगे ग्राउंड के अंदर से। आपने पी वेव्स, एस वेव्स, ये सब के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं इधर बता नहीं रहा हूँ, दैट दीज ऑल आर बेसिक्स एक्चुअली, ठीक है। सो टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्लो मूविंग बट आर ऑलवेज इन मोशन, मोस्टली ड्यू टू हीट एनर्जी जनरेटेड इनसाइड दैट। अब देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है आपको मालूम है, ठीक है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करते हैं, हमें फील नहीं होगा क्योंकि बहुत ही कम पेस में वो स्लो मूव हो रहा है, ठीक है। और ये मूव होने का बेसिक रीजन ये है, टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे जो मैंटल एरिया है दोस्तों, ठीक है, उधर से जो हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है। सो द एजेस ऑफ दिस प्लेट्स आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज एंड कंसिस्ट ऑफ फोल्ड्स। दिस इज वेयर मोस्ट अर्थक्वेक्स ऑकर। तो हर एक टेक्टोनिक प्लेट का जो एजेस होते हैं दोस्तों, जिन्हें प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, उधर आपको फोल्ड देखने को मिलेगा।
फोल्ट क्या है आपको मालूम है, ठीक है। ज्योग्राफी आपने बेसिक पढ़े हैं तो ये सब आपको मालूम होगा। सो द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द फोल्ट रप्चर स्टार्ट्स एंड प्रोड्यूसेस एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस और द हाइपोसेंटर। तो देखिए बेसिकली जिस पॉइंट से ये फोल्ट का रप्चर या ब्रेकेज स्टार्ट होगा, जिससे अर्थक्वेक प्रोड्यूस होगा, इसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिएगा ये जो हाइपोसेंटर है ये अंडरग्राउंड है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये क्रस्ट एरिया है बेसिकली, ठीक है। अब अर्थक्वेक ऐसा नहीं कि इधर जनरेट होगा, इधर कहीं जनरेट होगा ना, तो ये जो जनरेट होने का ये जो जगह है दोस्तों, इसे हाइपोसेंटर कहते हैं या फिर फोकस कहते हैं। तो आप अभी पूछेंगे फिर एपीसेंटर क्या है? द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव इट इज कॉल्ड एपीसेंटर। तो अर्थ के नीचे जो एरिया है जहां पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ, इसे हम फोकस या हाइपोसेंटर कहेंगे। ठीक ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ एक लाइन खींचिए, ये जो एरिया है यह है एपीसेंटर। समझ गए? नाउ व्हाई डू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स ऑकर इन अफगानिस्तान? देखिए, नंबर 1 टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। अफगानिस्तान लोकेटेड है दोस्तों एक कन्वर्जन बाउंड्री के ऊपर। 2 प्लेट है, वन इज इंडियन प्लेट, आपको इधर दिख रहा है, यह है यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के एकदम बाउंड्री में लोकेटेड है हमारा अफगानिस्तान जो है, ठीक है। और इस एरिया में है हिंदू कुश रीजन, हमारे ग्रेट हिमालयास का बेसेन सेट में जो हिंदू कुश रीजन है, इसके बारे में आपको मालूम है। सो द हिंदू कुश माउंटेन रेंज विच एक्सटेंड्स थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान इज ए सीस्मिकली एक्टिव एरिया। तो ये जो एरिया है सीस्मिकली एक्टिव है बिकॉज इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का क्या है, कन्वर्जेंस हो रहा है। तो हमेशा प्लेट बाउंड्रीज में आपको फोल्ट लाइन देखने को मिलेगा जहां पे अर्थक्वेक होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सो अफगानिस्तान इज क्रिस क्रॉस्ड बाय वेरियस फोल्ट सिस्टम्स इंक्लूडिंग मेन हिमालयन थ्रस्ट फोल्ट एंड चमन फोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए जहां पे भी ये फोल्ट लाइन्स है ना दोस्तों या फिर फोल्ट सिस्टम्स है, उन्हें नाम दिया है। जैसे कि रिसेंटली तुर्की में जब हुआ था अर्थक्वेक, तब एक फोल्ट लाइन के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। अब मैं भूल गया वो नाम क्या है, अगर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मतलब टर्की में तुर्की है, टर्की का नाम तो तुर्की हो गया। तुर्की में जब हुआ था, जब हमारे गवर्नमेंट ने ऑपरेशन दोस्त वगैरह कंडक्ट करवाया था, तो उस टाइम पर उधर भी इस तरह एक फोल्ट लेन है। वो फोल्ट लेन का नाम क्या है अगर आपको पता है तो नीचे लिखिए। वैसे ये जो अफगानिस्तान इस क्रिस क्रॉस अफगानिस्तान के बीच में से इस तरह के मेन फोल्ट लाइंस आपको या फोल्ट सिस्टम्स आपको देखने को मिलेगा। एक है मेन हिमालयन थ्रस्ट फोल्ट, दूसरा है चमन फोल्ट, ठीक है। Now, surrounding tectonic activity. Afghanistan is situated near the other tectonically active regions such as Himalayan mountain range which is prone to earthquakes. अब ऊपर से अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड में हिमालयन रीजन शुरू हो जाता है। अब आपको पता है हिमालयाज में भी हिमालयाज भी एक टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, क्योंकि आपको पता है हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस तरह 2 प्लेट्स का कन्वर्जेंस की वजह से हुआ था, है कि नहीं। तो ये एरिया जो है दोस्तों, ये फोल्ट सिस्टम्स का एक एरिया है, क्लस्टर बना हुआ है, और इस वजह से अफगानिस्तान में हमेशा अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, ठीक है। फाइनल न्यूज, ए ड्राफ्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी एट लॉन्ग लास्ट। जीएस पेपर 2 हेल्थ, जीएस पेपर 1 इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ड्राफ्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी रिलीज हुआ है। बहुत सालों से डिमांड था दोस्तों, आप जाके ऑनलाइन ये पोस्ट हुआ है। वैसे ड्राफ्ट है, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर कुछ चेंजेस सजेस्ट करना है वो भी कर सकते हैं। आपको मालूम है जब भी गवर्नमेंट कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं ना, तो फाइनल निकालने से पहले ड्राफ्ट निकाल के पब्लिक डोमेन में रख देते हैं। मतलब आप उसे पढ़ के कुछ चेंजेस वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह सेंटर्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी का ड्राफ्ट अभी रिलीज है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे जब फाइनल आएंगे तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तब हमें ठीक से उसके बारे में पढ़ना होगा। तो ड्राफ्ट में क्या क्या है दोस्तों, देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज ड्राफ्ट ऑफ नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी 2023। तो ये पॉलिसी का नाम है नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी। नाम से ही आपको पता चल गया होगा दोस्तों, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है, ठीक है। लेडीज का जो पीरियड्स होते हैं तब कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। अब हाइजीन मेंटेन करना है ये बोल के कोई फायदा नहीं। हाइजीन मेंटेन करने के लिए उन्हें फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि सैनिटरी पैड्स है और टॉयलेट्स का फैसिलिटी होना चाहिए जहाँ पे वर्क प्लेसेस है या फिर स्कूल्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, तो इस तरह के फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस इस पॉलिसी में इंक्लूडेड है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा।
It recognizes menstruation as a natural bodily process for all who menstruate, including girls and women of reproductive age, and addresses the long-standing challenges associated with the menstruation in our country. देखिए, एक तो देखिए menstruation को as a natural bodily process recognize कर रहा है गवर्नमेंट इस पॉलिसी के थ्रू. ठीक है, ये किन के लिए एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली जो menstruate करते हैं, लाइक गर्ल्स हो गया एंड women ऑफ reproductive एज हो गया. तो इनके जो लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस है दोस्तों, देखिए हमारे देश में menstruation एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है बहुत पहले से, और बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन करके भी दिया, अलग अलग एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी है कि नहीं. और हमारा देश ऐसा एक देश है जहाँ पे रिमोट एरियाज में मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स को पीरियड्स के टाइम पर घर से बाहर रख देते हैं, उनके लिए कुछ अलग सा जगह बना देते हैं, उधर ही रहना है 4-5 दिन के लिए. और बहुत सारे ये स्टिग्मा एसोसिएटेड है ये मेंस्ट्रुएशन से. ठीक है, तो अब मेंस्ट्रुएशन को ऐसे नेचुरल बॉडीली प्रोसेस रिकॉग्नाइज किया है, और हो सकता है आने वाले टाइम पर विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज को 1-2 दिन का छुट्टी भी मिल जाएगा, है कि नहीं. कम से कम 1 दिन की छुट्टी तो दे देना चाहिए, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. ठीक है, क्योंकि जो लेडीज़ रहते हैं उनको क्रैम्प्स वगैरह रहते हैं जो बहुत ही पेनफुल रहते हैं, तो उस दिन काम करने का मन ही नहीं करेंगे, है कि नहीं. तो पर आज तक ये प्रोवाइडेड नहीं है, पर रिसेंटली केरला का कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है मेंस्ट्रुएशन लीव अलाउ किया था. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आजकल प्लान कर भी रहा है मेंस्ट्रुअल लीव देने के बारे में. जो भी है, इसी टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी 2023 का ड्राफ्ट रिलीज हुआ है. इट अलाइंस विद इंडियाज कमिटमेंट टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको मालूम होगा. इसमें देखिए गोल 3 में लिखा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. ये गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग केवल मेल के लिए नहीं, फीमेल्स के लिए भी एप्लीकेबल है ना. गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये नहीं केवल आप एकेडमिक्स पढ़ाओगे, एकेडमिक्स के साथ साथ आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उधर प्रॉपर फैसिलिटीज भी होना चाहिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए, सैनिटेशन के लिए, है कि नहीं. फिर देखिए गोल 5 ऑन जेंडर इक्वालिटी. बेसिकली बॉयज की तरह मतलब गर्ल्स को भी आपको कंसिडर करना चाहिए, बॉयज और गर्ल्स के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. तो ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने लायक इस पॉलिसी को बनाया है दोस्तों. जब हम इस पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना आसान रहेगा. वैसे सारे कंट्रीज को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अटेन करना है, बात आपको मालूम होगा. नाउ इसमें कुछ की पॉलिसी प्रिंसिपल्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट. वन इज एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी. एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी मतलब क्या है? मतलब देखिए एक मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल उनके पीरियड्स के टाइम पर अगर उन्हें पैड्स की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर कोई भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो कुछ भी आजकल यूज़ करते हैं उसे एक्सेस करने के लिए उनके पास फैसिलिटीज़ होना चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट्स होना चाहिए, या फिर मतलब उन्हें जो कुछ भी करने के लिए. अफोर्डेबिलिटी मतलब ये जो पैड्स वगैरह खरीदने के लिए उनके पास पैसे होना चाहिए, मतलब इतना अफोर्डेबल रेट होना चाहिए उसका. ठीक है, तो एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी इंश्योर करना है. एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. सेफ एंड हाइजीनिक फैसिलिटीज होना चाहिए. ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. आप देखिए दिस इज एन इश्यू जो आजकल आपको पता है पैड्स की जगह, और उसका नाम मुझे पता नहीं है जो अभी पैड्स जो यूज़ करते हैं दोस्तों लेडीज़, वो तो वेस्ट बन जाता है, आपको मालूम है. तो उसे डिस्पोज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं. तो उसका मैनेजमेंट भी देखना होगा. इसके रिगार्डिंग भी इस पॉलिसी में लिखा हुआ है. तो आजकल ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो ये पैड्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, और एक नाम याद आ गया, मेंस्ट्रुअल कप, एक कप टाइप का होता है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर देखिए कोलैबोरेशन पार्टनरशिप्स. मतलब देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करने के लिए हम अलग अलग कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स को भी इंश्योर करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है. अब देखिए ये ड्राफ्ट है दोस्तों, जब फाइनल आएंगे हम आपको डिटेल में बता देंगे. ठीक है, अगला एक एडिटोरियल आर्टिकल है, द शेप ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इन ए वार्मिंग इंडिया, जीएस पेपर 3, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में ये टॉपिक आपको काम आएगा. ये आर्टिकल लिखा है कलीराजन ए एंड संतोष कुमार साहू. कलीराजन ए is an assistant professor at the Madras Institute of Developmental Studies and second is संतोष कुमार साहू, associate professor है IIT मद्रास. तो इस आर्टिकल में इन्होंने क्लाइमेट जस्टिस के बारे में डिटेल में बताया है. काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएगा मेंस के आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव में. आपको मालूम है दोस्तों क्लाइमेट चेंज एक रेलेवेंट टॉपिक है हमेशा के लिए, फ्यूचर में भी यही एक रेलेवेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज नियर फ्यूचर में तो टैकल नहीं होने वाला है. कोशिश तो जारी है, फिर भी आपको पता है दोस्तों जब तक आप फॉसिल फ्यूल्स जलाना कंप्लीटली बंद नहीं करोगे, ठीक है, तब तक ये क्लाइमेट चेंज को टैकल करना इतना आसान नहीं होगा. नहीं तो आपको अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब
ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, इसे आपको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास है अफोरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ लगाओ, जो आज की डेट में पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे डेवलपमेंट के चक्कर में पेड़ तो काट रहे हैं। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आजकल ऐसे टेक्नोलॉजीज है जिसे हम एटमॉस्फेयर से कार्बन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, पर वो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कॉस्टली है, मतलब सारे कंट्रीज वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक्चुअली एक ही ऑप्शन है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग हो रहा है उसे कैसे भी करके कंट्रोल करो और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, है कि नहीं। तो देखिए इस आर्टिकल में ये दोनों ऑथर्स ने क्या बताया है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने G20 समिट जो दिल्ली में रिसेंटली हुआ था सितंबर 9 और 10 को, इसके बारे में बताया है। देखिए आपको मालूम है केवल G20 समिट नहीं, आजकल जितने भी इस तरह के इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह होते हैं उसमें क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट एजेंडा रहते हैं। किस तरह क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, सब के बारे में डिटेल्ड डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस होते रहते हैं। तो इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, The G20 summit that was held in Delhi agreed on tripling renewable energy capacity and a voluntary doubling of the rate of energy efficiency improvement by 2030। तो देखिए G20 समिट में ये डिसाइड किया गया कि सारे कंट्रीज जो है अपना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना है, ठीक है, एट द सेम टाइम एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, ठीक है, ये एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करना है 2030 तक। However, this Delhi Declaration on the climate question did not find consensus on the most contentious issue, which is the root cause of climate crisis of the phasing out of fossil fuels। देखिए वैसे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करने के बारे में, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को डबल करने के बारे में तो कंसेंसस आए G20 समिट में। बेसिकली जब दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, G20 समिट में ये जो डिक्लेरेशन हुआ था इसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस दिल्ली डिक्लेरेशन में एक चीज के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं आया, विच इज द रूट कॉज ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, दैट इज फेसिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को कंप्लीटली फेस आउट करने के बारे में तो कंसेंसस नहीं आया। मैंने आपको पहले बताया जब तक आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाना बंद नहीं करोगे, पेट्रोल एंड डीजल इंजिन को बंद नहीं करोगे, तब तक ये ग्लोबल वार्मिंग तो होता ही रहेगा। तो जो भी एनर्जी ट्रांसिशन इनिशिएटिव आजकल हो रहा है, दे शुड एम्ब्रेस टू नॉर्मेटिव आइडियल्स। एनर्जी ट्रांसिशन इनिशिएटिव माने फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो ट्रांसिशन हो रहा है वो दो नॉर्मेटिव आइडियल्स को एम्ब्रेस करना चाहिए। वो दो आइडियल्स कौन कौन सा है? वन इज इंटरनलाइजिंग कॉस्ट रिक्वायर्स दोस हु एमिट ग्रीन हाउस गैसेस टू पे द सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। सेकंड, क्लाइमेट जस्टिस रिक्वायर्स कॉम्पनसेशन फॉर दोस हु आर हार्म्ड। तो क्या बताया जा रहा है? एक तो यह है दोस्तों जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं उनको पे भी करना होगा। सेकंड, क्लाइमेट जस्टिस अगर आप चाहते हैं तो आपको उन लोगों को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जिनके ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट्स हो रहा है। अब इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में बताना होगा दोस्तों, बैकग्राउंड बताने से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आज जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है दोस्तों वो किसकी वजह से हुआ है? ऑब्वियसली आज के जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी वजह से हुआ है। आपको मालूम है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में, फिर यूएसए में, हर जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेसेस के लिए एनर्जी इन्हें कहां से मिला? तब तो रिन्यूएबल एनर्जी का कोई यूज नहीं हो रहा था, वो तो फॉसिल फ्यूल जला के ही ये सारे एनर्जी को जनरेट किया है। तो मेरा कहने का मतलब है उन लोगों ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चक्कर में, मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट किया है जिसकी वजह से आज ये नौबत आया है। और आपको बताऊं दोस्तों, जितने डेवलपिंग कंट्रीज के आज की डेट में वो सारे एक टाइम पर कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थे ना, है कि नहीं? उनका कोई अपना पॉलिसी नहीं था। मैक्सिमम जो कंट्रीज है आज के जो डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज है, लाइक साउथ एशियन कंट्रीज हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, वो सब करीब 60-70 साल पहले किसी और यूरोपियन कंट्री के कॉलोनीज थे। तो जो भी कर रहे थे वही कर रहे थे, हमने नहीं किया, है कि नहीं? पर उन्होंने जो किया है, ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है, उसकी वजह से आज सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट्स है। हमारे जो कोस्टल एरियाज है वो पानी के नीचे जा रहा है। हमने किया कि ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं किया तो है, पर ज्यादातर कौन किया है? वो कंट्रीज ने किया है, तो उनको ज्यादा पे करना चाहिए ना, है कि नहीं? तो एक फैक्ट है। तो अगर आप क्लाइमेट जस्टिस चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का मतलब यह नहीं है आप सबको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। उन लोगों को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा जिन्होंने सबसे ज्यादा एमिशन किया है कि नहीं? तो यह पॉइंट बताया जा रहा है। पहला ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा एमिट किए हैं उन्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा। सेकंड इज क्लाइमेट जस्टिस, मतलब उन लोगों को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जिनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है? तो ये जो
दो पॉइंट्स है दोस्तों, दिस इज बेस्ड ऑन सीबीडीआर। सीबीडीआर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हमने काफी बार डिस्कस किया है। जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मीटिंग होता है UNFCCC का, या फिर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी मीटिंग्स होते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह होते हैं, उसमें ये सीबीडीआर के बारे में बात किया जाता है। सीबीडीआर का फुल फॉर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सबका जो टास्क है, ठीक है, वो कॉमन है, पर सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डिफरेंट है। सीबीडीआर के बारे में और थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूं। सीबीडीआर एक ऐसा प्रिंसिपल है जो UNFCCC का अर्थ समिट इन रियो डे जेनेरो इन 1992 में फॉर्मुलाइज किया गया था। सीबीडीआर में दो एलिमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वन इज कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है दोस्तों, दुनिया भर में जितने कंट्रीज हैं उन सबको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना है। मतलब जब भी वो कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करते हैं तो सस्टेनेबल तरीके से करना है। मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा कोई हार्म नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह बताया जा रहा है। एट द सेम टाइम डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह हो गया दोस्तों, हर एक कंट्री एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं ना, वो अपने अपने नेशनल कैपेसिटी के हिसाब से करना है। मतलब इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, आज जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सारे कंट्रीज नहीं है, कुछ कंट्रीज है। तो जो कंट्रीज ने सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर हार्म पहुंचाया है या फिर सबसे ज्यादा एमिशंस किए हैं, उनको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए जा रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में सुना होगा। क्या है क्लाइमेट फाइनेंसिंग? मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको डेवलपिंग कंट्रीज को या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंस करना है उनका रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, उन्हें टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना है। क्योंकि आपने तो इतने ग्लोबल वार्मिंग करवा दिया है कि नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करके। तो आज आप डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को यह बोल रहे हैं कि आप फॉसिल फ्यूल जलाना बंद करो। भाई आपने तो सालों पहले इतने सारे फॉसिल फ्यूल जला दिए और अपने इंडस्ट्रीज बना दिए, मैन्युफैक्चरिंग कर लिए। अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, हम डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहा है, हमें बोल रहा है फॉसिल फ्यूल्स जलाओ मत। ये कैसे चलेगा? ठीक है, हम कर भी लेंगे क्योंकि दुनिया को बचाना है कि नहीं, पर फॉसिल फ्यूल सेक्टर से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो ट्रांजिशन चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए भाई, वो पैसे आपको देना होगा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये सब सीबीडीआर का एक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सीबीडीआर वाला प्रिंसिपल है दोस्तों, ये डेवलपिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ को मदद करते हैं टू प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर क्लाइमेट मिटिगेशन। मतलब देखिए, जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ मतलब आपको मालूम होगा, अगर आप देखोगे ग्लोब को, तो जितने डेवलप्ड कंट्रीज है दोस्तों, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थर्न एरिया में है। उसके नीचे जितने कंट्रीज है, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है आपको सथेन हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, या फिर जो नॉर्थर्न कंट्रीज है उनके सथेन साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीटली सथेन हेमिस्फीयर आप बोल नहीं सकते क्योंकि इंडिया जैसे जो एशियन कंट्रीज है वो तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं। तो जो भी है ग्लोबल साउथ का मतलब यह है कि नॉर्थ में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके नीचे जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो सीबीडीआर वाला प्रिंसिपल ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को मदद कर रहा है अपना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देने के लिए ओवर क्लाइमेट मिटिगेशन। But given the country's historically lower emissions, focusing on economic growth has naturally taken precedence over climate concerns। तो देखिए, देखा जाएगा तो इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है दोस्तों, वो कंपैरेटिवली कम है। अगर आप ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करोगे तभी हमारा कम है, वो डाटा मैं आपको आगे बताऊंगा। पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत है। अब ये इनइक्वालिटी इसमें कैसा एक पॉइंट आएगा, ये मैं आपको बताता हूं। आप सोचेंगे इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के बीच में क्या रिलेशन है, वही इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर्स ने हमें समझाने की कोशिश किया है दोस्तों। देखिए, इनइक्वालिटी मैट्रिक्स, इट इज नाउ वेल डॉक्यूमेंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड दैट क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट द पुअर। देखिए, आज की डेट में दिस इज ए वेल नोन फैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो तो जो गरीब लोग हैं उन्हें तो अफेक्ट कर ही रहा है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पर जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो ट्रांजिशनिंग हो रहा है, वो किस तरह गरीब लोगों को अफेक्ट कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आगे।
अब क्या लिखा है ये देख लेते हैं। द क्लाइमेट इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स एंड ड्रॉट्स हैव कंपाउंडेड द अग्रेरियन क्राइसिस एंड अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वेरिएशंस इन रेनफॉल, टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स डायरेक्टली इंपैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कंपाउंडिंग फार्मर्स इनकम लॉस। तो पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज किस तरह गरीब लोगों को अफेक्ट किया है। देखिए, ज्यादातर जो गरीब लोग हैं दोस्तों, वो आपको पता है एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। तो आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल में जो वेरिएशंस आ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड्स हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है, वो सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट कर रहा है, जिससे फार्मर्स का इनकम लॉस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल ओशन इकोसिस्टम में जो राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से फिशिंग कम्युनिटीज भी अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, फिश स्टॉक्स जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किस तरह क्लाइमेट चेंज पुअर लोगों को अफेक्ट कर रहा है। देखिए, जो अमीर है दोस्तों, उन्हें क्लाइमेट चेंज से क्या फर्क पड़ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा गरीब लोगों के ऊपर है। अब आप सोचिए इंडिया के ऊपर कितना इंपैक्ट हो रहा होगा। इंडिया में 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, तो आप रिलेट कर ही सकते हैं। नाउ इनइक्वालिटी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। व्हाइल द रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड कार्बन एमिशंस इज कॉम्प्लेक्स, इट इज क्लियर दैट एड्रेसिंग बोथ एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, कार्बन एमिशंस एंड इनइक्वालिटी के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टेट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल भी मान रहे हैं। पर वो क्या बताया जा रहा है दोस्तों, एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी साइमल्टेनियसली एड्रेस करने की जरूरत है। मतलब जब आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ करते हो ना, एट द सेम टाइम हमारे देश में ऑलरेडी जो एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसे भी एड्रेस करना होगा, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। देखिए, इंडिया जो एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसीज आजकल अडॉप्ट कर रहा है, बेसिकली हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सीओपी 26 जब हुआ था, सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26th एडिशन, 27th एडिशन तो इजिप्ट में हुआ था, शर्म एल शेख में। उससे पहले 26th एडिशन हुआ था स्कॉटलैंड में, ग्लासगो स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कमिट किए थे कि हम 2030 तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक करेंगे करके। उससे पहले 450 गीगावाट का था, पर सीओपी 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 गीगावाट और बढ़ा के 500 गीगावाट करेंगे करके कमिट करके आया है। तो आजकल हम हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, और एक कमिटमेंट था कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस अचीव करेंगे। नेट जीरो एमिशंस मतलब क्या है, जितने एमिशंस आप करते हो उतना आपको अब्जॉर्ब भी करना होगा। अब एमिशंस अब्जॉर्ब करना तो अफोरेस्टेशन एक आइडिया है, दूसरा है अपना एमिशंस को कम ही कर दो, है कि नहीं। तो 2070 तक हम ये भी अचीव करेंगे करके हमने बोला है। ठीक है, now India's nationally determined contributions aim to ensure that 40% of the total installed पावर जनरेशन कैपेसिटी इज क्लीन एनर्जी। हर एक कंट्री का नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन से दोस्तों, ठीक है, मतलब अपने आप उन्होंने डिटरमाइन किया है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारा टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40% हम क्लीन एनर्जी से जनरेट करेंगे। ठीक है, और आज की डेट में करीब 75% से ज्यादा हम कोल से कैटर कर रहा है, मतलब थर्मल एनर्जी से हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को धीरे धीरे फेस आउट करना होगा। ठीक है, ज्यादातर विंड मिल्स या फिर हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, ये सब यूज करना होगा। ठीक है, नाउ द कंट्री हैज प्लेज्ड टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ Such an ambitious target necessitates careful study of its implications। अब देखिए, अब मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। अब इंडिया का एनडीसी मैंने आपको बता दिया, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बता दिया। सीओपी 26 में प्रधानमंत्री ने जो कमिट किया था 500 गीगावाट का, वो मैंने आपको बता दिया। 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशंस अचीव करना है, वो भी आपको बता दिया। पर देखिए दोस्तों, ये सारे जो टारगेट जब आप इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करते हो, आपको केयरफुली करना होगा, बिकॉज इट हैज सम इंप्लीकेशंस। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप सोचिए दोस्तों, आज की डेट में हमारा पूरा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 70% से ज्यादा जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट से आ रहा है। अब कितने लोग उधर एम्प्लॉयड होगा।
आप ये जो ट्रांसिशनिंग करेंगे दोस्तों, वो सबका जॉब चले जा रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उन्हें जॉब मिलेगा क्या, वो भी मुश्किल है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर काम करना है उसके लिए अलग टाइप ऑफ स्किल्स की जरूरत है, ये उनके पास नहीं होगा। ऊपर से और एक पॉइंट ये है दोस्तों, कोल बेस्ड फायर प्लांट्स जितने हैं, ठीक है, वो सब आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। उनकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है ये। जैसे कि कुछ स्टेट्स है लाइक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये जो कोल सेक्टर से बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलते हैं, उनका वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हो गया, कोल माइनिंग हो गया, ये सब लाइक उन्हें टैक्सेस मिल जाता है, रॉयल्टीज मिल जाता है, माइनिंग फीस मिल जाता है, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, अच्छी बात है। पर जब आप ये एनर्जी ट्रांसिशन करोगे दोस्तों, तो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितने लोग काम कर रहे हैं और ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, इनका ये जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था इनइक्वालिटी मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, हमारे देश में सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत है। जब तक आप ये इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप एनर्जी ट्रांसिशनिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर आप एनर्जी ट्रांसिशनिंग को आगे लेके जाएंगे इस चीज को कंसिडर नहीं करते हुए, तो एक्सिस्टिंग जो डिस्पैरिटी है, जो इनइक्वालिटी है, वो और बढ़ जाएगा। देखिए, लास्ट ईयर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ था, उसमें से यह पता चला हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन में, ठीक है, जो 1% पॉपुलेशन है दोस्तों, इनके पास इंडिया का 22% इनकम है। मतलब जो टॉप लेवल के लोग हैं, 1% लोगों के पास टोटल नेशनल वेल्थ का 22% है। टॉप 10% की बात करें, उनके पास 57% है। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, बाकी जो आम लोग हैं, इंडिया का टोटल नेशनल वेल्थ का केवल 43% हम सबके बीच में है। करीब 57% जो है टॉप 10% लोगों के पास है। तो इतना ज्यादा इनइक्वालिटी है हमारे देश में। ये केवल हमारे देश की बात नहीं दोस्तों, बहुत सारे कंट्रीज में ये हालत है। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी है और बढ़ जाएंगे जब आप मेजर पावर प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को बंद करेंगे या फिर फेस आउट करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, ये भी अफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल जो पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, यही पॉइंट पेरिस एग्रीमेंट 2015 में बताया गया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 जो COP21 के टाइम पर हुआ था, जिसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी कहते हैं, तब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि ये जो एवरेज राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है दुनिया का, उसे हमें 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करना है, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में लेके आना है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का मतलब यह होता है दोस्तों, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह जब शुरू हुआ ना, उससे पहले जो टेम्परेचर राइज हो रहा था या फिर जो टेम्परेचर था, उस लेवल में हमें लेके आना है। काफी एम्बिशियस प्लान है दोस्तों, इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ काम करना होगा। ठीक है, पर एट द सेम टाइम पेरिस एग्रीमेंट में यह भी बताया गया था, taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs per nationally defined development priorities। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी एक ट्रांसिशनिंग करेंगे। अगर बहुत जल्दी एक ट्रांसिशन होगा तो बहुत सारे लोगों का वर्क अफेक्ट हो सकता है, उनका इनकम अफेक्ट हो सकता है। तो हर एक कंट्री को अपने अपने प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए ये एनर्जी ट्रांसिशनिंग करना है। पर आजकल क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, इंडिया जिस एंगल में जा रहा है, उसे ये लग रहा है दोस्तों आगे जाके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो लोग माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, जो लोग कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में काम कर रहे हैं, बेसिकली फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें तो ये अफेक्ट करेंगे। अगला है एन अपॉर्चुनिटी टू रिकास्ट इंडिया फूड सिस्टम। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। GS पेपर 3 फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इश्यूज में ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप रिलेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल लिखा है अभिषेक जैन, ही इज ए फेलो एंड डायरेक्टर ऑफ पावरिंग लाइवलीहुड्स एट द काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर एंड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स क्या क्या है डिस्कस करते हैं। देखिए, रीसेंटली वर्ल्ड फूड डे
ऑब्जर्व हुआ था, उसी की बेसिस पर फूड सिस्टम्स के बारे में एक आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे वैसे कब ऑब्जर्व करते हैं? अक्टूबर 16 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 16 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फूड डे। सो इट अंडरस्कोर्स द चैलेंजेस ऑफ इंडियाज फूड सिस्टम विच कैटर्स टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अब देखिए, फूड सिस्टम के बारे में इंडिया जैसे जानकारी कोई और कंट्री के पास नहीं होगा, बिकॉज इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के लार्जेस्ट पॉपुलेशन को फीड करते हैं इंडिया का जो फूड सिस्टम है। तो देखिए, इस आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया क्या है? देखिए, इंडिया विथ इट्स एनॉर्मस पॉपुलेशन फेसेस यूनिक चैलेंजेस इन एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम। अब देखिए, इंडिया का इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हम एक सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम इंश्योर करने में काफी चैलेंजेस गवर्नमेंट जो है फेस करते हैं, ये बात आपको मालूम है। ठीक है, दिस सिस्टम मस्ट नॉट ओनली गारंटी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड रीजनेबल इकोनॉमिक रिटर्न्स फॉर फूड प्रोड्यूसर्स व्हाइल सेफगार्डिंग द एनवायरनमेंट। तो ये जो सिस्टम हम फॉलो कर रहा है, इसे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गारंटी करना है, एट द सेम टाइम रीजनेबल इकोनॉमिक रिटर्न्स भी प्रोवाइड करना है हमारे जो फूड प्रोड्यूसर्स है उनके लिए, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को भी सेफगार्ड करना है। तो चैलेंजेस बहुत हैं। तो ये आर्टिकल इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स नेक्सस ऑफ न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड्स एंड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी के बारे में है। ठीक है, मतलब देखिए, इंडिया में जो फूड सिस्टम फॉलो कर रहा है दोस्तों, इट इज फीडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो इसमें हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, सिटीजन्स का न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, एट द सेम टाइम जो फूड प्रोड्यूसर्स है, हमारे जो फार्मर्स है, उन्हें रीजनेबल इकोनॉमिक रिटर्न्स भी प्रोवाइड करना है, और हमें सस्टेनेबल तरीके से सब करना है कि नहीं, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो नेक्सस है बिटवीन द न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड्स एंड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, इस बारे में ये आर्टिकल है दोस्तों। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, Despite progress, a significant portion of the population still suffers from nutrient deficiencies. Comparatively, सिचुएशन काफी सुधर गया है, पर अभी भी हमारे देश में सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज सफर करते हैं दोस्तों। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 रिपोर्ट्स के हिसाब से 35% ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग स्टंटेड, 57% ऑफ वीमेन एंड 25% ऑफ मेन बीइंग अनीमिक। क्या बताया जा रहा है? देखिए, हमारे देश में आपको स्टंटिंग, वेस्टिंग जैसे कंडीशंस देखने को मिलेगा। ये सब क्या है? बेसिकली जब बच्चों का एज के हिसाब से ग्रोथ नहीं होता, जब बच्चों का हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता, ये सबको वेस्टिंग, स्टंटिंग ये सब कहते हैं। ठीक है, एंड 57% ऑफ वीमेन एंड 25% ऑफ मेन जो है अनीमिक है। अनीमिक का मतलब क्या है? बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की जो डिफिशियंसी है दोस्तों, इसे अनीमिया कहते हैं। और ये होता क्यों है? आयरन डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दोस्तों, इसकी डिफिशियंसी की वजह से अनीमिया होता है। और हमारे देश में 57% ऑफ द वीमेन अनीमिक है, 25% ऑफ मेन अनीमिक है। ठीक है, तो हमारे देश में न्यूट्रिशन चैलेंज तो है। ठीक है, simultaneously imbalanced diets and sedentary lifestyles have led to increasing rates of obesity affecting 24% of adult women and 23% of adult men। अब ये आपको मालूम है दोस्तों, हम लोग बैलेंस्ड डाइट फॉलो नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग तो यूट्यूब में फूड ब्लॉग्स देखने के बाद ऐसे स्ट्रीट फूड खाने निकलते हैं, है ना, मतलब तेल में फ्राई किया हुआ मटन, चिकन ये सब खाने निकल जाते हैं। ठीक है, वड़ा पाव खाने निकल जाते हैं। तो ये सब की वजह से हमारे देश में ओबेसिटी केसेस भी बहुत हैं। देश में 24% अडल्ट वीमेन एंड 23% अडल्ट मेन जो है ओबीस है। मतलब देखिए, बीएमए के बारे में आपने सुना होगा। क्या है बीएमए? फुल फॉर्म बताइए। तो बीएमए क्या है? बेसिकली हाइट एंड एज के हिसाब से वेट बताते हैं। ठीक है, मतलब इतना वेट हमें होना चाहिए। ये बीएमए अगर कंट्रोल में नहीं, इसका मतलब यह है आप ओबीस है। ठीक है, ठीक है। अगला लाइवलीहुड इश्यूज के बारे में बताते हैं। फार्म इनकम्स इन इंडिया आर इनएडिक्वेट टू सस्टेन मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। हमारे देश में जो फार्मर्स है दोस्तों, पर्टिकुलरली जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है, उनको जो इनकम मिलता है फार्मिंग से, वो बिल्कुल एडिक्वेट नहीं है। एक घर नहीं चला पाते वो। वैसे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जिन फार्मर्स का जो लैंड होल्डिंग्स है वो 2.5 एकड़ से कम है, तो वो क्या हो गया? मार्जिनल फार्मर हो गया। जिन फार्मर्स का लैंड होल्डिंग 5 एकड़ से कम है, ठीक है, वो कौन हो गया? स्मॉल फार्मर्स हो गया। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में। और मैं आपको बताऊं, 1 एकड़ का मतलब क्या होता है? 100 सेंस होता है। ठीक है, 100 सेंस है 1 एकड़।
और 100 एकड़ शायद 1 हेक्टर है, एक बार चेक कीजिएगा जो भी है नाउ। तो लाइवलीहुड इश्यूज का पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट है ओवर 68% ऑफ मार्जिनल फार्मर्स सप्लीमेंट देयर इनकम विद नॉन फार्म एक्टिविटीज। केवल फार्मिंग से उनको इतना इनकम नहीं मिलता, इसलिए वो दूसरे काम करने निकल जाते हैं, ठीक है। हाईलाइटिंग ए लैक ऑफ स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर इनकम डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमारे देश में इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है और फार्मर्स के पास ज्यादा कोई स्किल्स भी नहीं रहता, तो ये सबसे ज्यादा परेशान है दोस्तों। 68% ऑफ मार्जिनल फार्मर्स जो है दूसरे काम करते हैं। और सोचिएगा हम एक एग्रो इकोनॉमी है, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और हमारे देश में फार्मर्स का ये हाल हो रहा है, ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटी से उन्हें अपना घर को सप्लीमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। अगला एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात करें। सो डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स पोसेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इंडियाज फूड प्रोडक्शन। हमारा नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहा है क्योंकि खतरनाक तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। Nearly half of India's cultivable land is deficient in organic carbon, a critical indicator of soil health। देखिए वैसे भी इंडियन सोइल जो है दोस्तों उतना फर्टाइल नहीं है, ठीक है। ये इसलिए हमारे फार्मर्स को ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करना पड़ता है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है, कि इंडियन सोइल इज रिलेटिवली लेस फर्टाइल करके, ठीक है, इसलिए हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो हमारे देश में अब ऐसा हाल हो गया है 50% ऑफ कल्टिवेबल लैंड जो है उधर ऑर्गेनिक कार्बन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक कार्बन कम है, नहीं देखने को मिलेगा तो गलत बात हो गया, कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कार्बन की डिफिशियंसी का मतलब यह है दोस्तों सोइल हेल्थ ठीक नहीं है। तो इसका मतलब यह है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है डिप्लीट हो रहा है। एंड द मेजर पॉइंट इज ग्राउंड वाटर। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन इज रैपिडली डिप्लीटिंग, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स लाइक पंजाब। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का टाइम भी नहीं देते हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। रिसेंटली करीब 6-7 महीने पहले डाउन टू अर्थ वाला जो वेबसाइट है उसमें आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी अच्छे आर्टिकल्स देखने को मिलेगा। तो डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया था, मैंने उसका मेंटरशिप कोर्स में एक ऑडियो लेक्चर भी डाला है। उसमें बताया गया दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने वाले एरियाज एक तो इंडिया है, दूसरा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है और ग्राउंड वाटर आप एक्सट्रैक्ट करो प्रॉब्लम नहीं, पर सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए ना, नहीं तो वो रिचार्ज ही नहीं होगा और जो वाटर टेबल है वो नीचे की तरफ जाते रहेगा। आपको बहुत डीप ड्रिल करना पड़ेगा एक बूंद पानी के लिए, ऐसा हल होने वाला है, ठीक है। तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? एक 3 pronged अप्रोच रखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये ऑथर ऑफ द आर्टिकल का कहना है, किनका कहना है? अभिषेक जैन साहब का कहना है। नंबर 1, शिफ्टिंग कंज्यूमर डिमांड, एनकरेज ए शिफ्ट टुवर्ड्स हेल्थियर एंड सस्टेनेबल डाइट्स। तो देखिए लोगों का डाइट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए एक बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करो, सिविल सोसाइटी को एंगेज करो, हेल्थ कम्युनिटी को एंगेज करो टू प्रमोट लोकली ग्रोन न्यूट्रिशियस फूड्स। लोगों को समझाना पड़ेगा और लोकली ग्रोन न्यूट्रिशियस फूड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो लोगों का जो कंजप्शन है दोस्तों, इसमें एक बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा। तो ये हम कैसे करा सकते हैं? Leverage public sector touch points like the public distribution system, midday meals and institutional procurement to improve the quality of food consumed by the majority। तो लोग जो फूड आइटम्स परचेज करते हैं, ठीक है, प्रोक्योर करते हैं, उधर से ही आपको ये न्यूट्रिशन वाला फैक्टर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। आपको मालूम है गवर्नमेंट जो है बेनिफिशरीज को रेशन कहाँ से पहुंचाते हैं? आपके भी गाँव में होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे आप क्या बोलते हैं, रेशन शॉप्स बोलते हैं लोकली, है कि नहीं? वो है एक्चुअली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर मिड डे मील्स, बच्चों को 8th क्लास तक, 8th या 9th, 8th है शायद, गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स में, ठीक है, 8th क्लास तक फ्री मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जाता है। उसमें भी न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करो। वैसे हो भी रहा है आजकल फूड फोर्टिफिकेशन, राइस फोर्टिफिकेशन हो रहा है। राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बच्चों को जो खाना खिलाया जा रहा है, जो राइस खिलाया जा रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिक्स कर रहा है, ठीक है। राइस को सबसे पहले पाउडर बनाएंगे, वो पाउडर में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे, फिर वो मिक्स को वापस में राइस कर्नल्स बनाएंगे, राइस जैसा छोटे छोटे वो दाना टाइप का बनाएंगे, फिर बच्चों को खिला रहा है। और इसका इंपैक्ट भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव आउटकम से बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है इंप्रूव होगा। तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अगला, फार्मर्स को सपोर्ट करो भाई। प्रमोट द ट्रांसिशन ऑफ फार्मर्स टुवर्ड्स रेम्यूनरेटिव एंड रिजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में फार्मर्स को अगर आप देखोगे, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स हैं, जिससे उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, टाइम भी कम लगेगा
और इससे इनका इनकम भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसिशन के लिए फार्मर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। फंडिंग को इंक्रीज करो भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स के लिए, जैसे कि एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरह की एक्टिविटीज और लेके आना पड़ेगा। उनके लिए क्रेडिट के लिए एक्सेस को इंप्रूव करना पड़ेगा। शिफ्ट फ्रॉम इनपुट सब्सिडीज टू डायरेक्ट कैश सपोर्ट। आजकल क्या देखने को मिल रहा है, फर्टिलाइजर्स हो या फिर सीड खरीदने का हो, सब्सिडीज देते हैं गवर्नमेंट जो है। सब्सिडीज मत दो भाई, सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करो फार्मर्स के अकाउंट में, यह सब बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, अगर बताना है तो बहुत कुछ पॉइंट्स में बता सकता हूं क्योंकि हमने काफी बार डिस्कस किया है। ठीक है, पर इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल जैन साहब ने क्या क्या पॉइंट बोला है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर देखिए वैल्यू चेन्स को ट्रांसफॉर्म करो, एंकरेज मिडिलमैन एंड कॉर्पोरेशंस टू प्रोक्योर डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, प्रायोरिटाइज सस्टेनेबली हार्वेस्टेड प्रोड्यूस, इंप्लीमेंट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेसिकली देखिए फार्मर्स से डायरेक्टली परचेज करने के लिए, देखिए फार्मर्स से जब डायरेक्टली परचेज हो जाएगा, बीच में कोई मिडिलमैन या और कोई एजेंसीज नहीं आएगा, तो उनको ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, तो फार्मर्स से डायरेक्टली परचेज करना पड़ेगा, जो भी मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं ये जो फूड प्रोड्यूस वगैरह, गवर्नमेंट बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह देके फार्मर से प्रोक्योर करते हैं, तो ये सब डायरेक्टली होना चाहिए। सस्टेनेबली हार्वेस्टेड प्रोड्यूस को प्रायोरिटाइज करो, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करो। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कोई गलत काम नहीं करना है। ठीक है, मतलब फार्मर्स का इनकम में कोई रिडक्शन नहीं होना चाहिए, इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस होना चाहिए। जितने यंग एग्रीटेक एंटरप्राइजेस है दोस्तों, इन्हें सपोर्ट करो। ठीक है, फिर एनेबल ट्रेडिंग ऑफ प्रोड्यूस बिटवीन फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर ए फेयर शेयर ऑफ वैल्यू फॉर फार्मर्स। तो बेसिकली देखिए हमारे देश में आपको एफपीओस देखने को मिला, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो है। ठीक है, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का जो ट्रेडिंग वगैरह होता है दोस्तों, बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ट्रेडिंग को एनेबल करने की बात हो रही है, जिससे फार्मर्स को एक फेयर शेयर ऑफ वैल्यू मिल जाए। इस पॉइंट को मैं थोड़ा एलाबरेट करता हूं दोस्तों। देखिए रिसेंटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं, मेरे घर में ही हमने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह कल्टीवेशन किए थे, और करीब 2-3 किलो मुझे ये मिला, क्या बोलते हैं, बीन्स। ठीक है, तो वो एक बीन्स का अगर मैं दुकान में जाके खरीदूंगा ना, तो एक बीन्स का 1 किलो कुछ 35 रुपीज था। ठीक है, तो मैं ये 2-3 किलो एक दुकान में लेके गया, बोला आपको चाहिए तो आप ले लो, मुझे पैसे दे दो। वो मुझे पता है कितने दिया, वो मुझे एक्चुअली 12 रुपये दे रहा था। मैंने बोला भाई 35 रुपीज में आप बेच रहे हो, आप मुझे 12 रुपया दे रहे हो, ये कैसा है। फिर बोल के वो 15 रुपये दिए, 15 से ज्यादा तो वो देंगे ही नहीं, बाकी जो 17 रुपये है उनका मार्जिन है। अब आप सोचिए दोस्तों, एक फार्मर, ठीक है, जो ये 1.5 किलो या 2 किलो जो भी है सब्जी उखाने के लिए कितने टाइम लगेंगे, कितने फर्टिलाइजर्स उसमें डाले होंगे, कितना ध्यान से उसे पाल पोछ के बड़ा किया होगा, है कि नहीं, और इसका वैल्यू उन्हें उतना ही मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इधर बात क्या हो रही है दोस्तों, ये जो लॉस फार्मर्स को सहना पड़ रहा है ये नहीं होना चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से इनके बीच में ट्रेडिंग को एनेबल करो, ताकि सारे फार्मर्स को, ठीक है, फेयर शेयर ऑफ वैल्यू मिलना चाहिए। वो जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए एक फेयर शेयर उनको मिलना चाहिए। ऐसा पॉइंट्स करके आप इस चीज को शिफ्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट बताया जा रहा है। ठीक है, सो एज ए कंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फूड सिस्टम इज ए फॉर्मिडेबल टास्क, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चैलेंज शुड नॉट डिटर आवर एम्बिशंस। अब देखिए इंडिया का फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये सारे चैलेंजेस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक फॉर्मिडेबल टास्क है, बट फॉर्मिडेबल टास्क है बोल के हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए ना। आपको कुछ इस तरीके से एक्ट करना होगा, फास्ट एक्ट करना होगा, स्ट्रैटेजिकली एक्ट करना होगा। देन इंडिया कैन सेट एन एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड इन बिल्डिंग ए सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम दैट एंश्योर्स न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सपोर्ट लाइवलीहुड्स एंड प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जितने स्टेक होल्डर्स उनके बीच में कोलैबोरेशन से, कंट्रीब्यूशन से, गवर्नमेंट का सपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट, ये सब प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजिकली अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हम एक ऐसा रेजिलिएंट फूड सिस्टम को बिल्डअप कर सकता है जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा हो, लाइवलीहुड्स को सपोर्ट कर रहा हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो यह सब बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। चलो इस मिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। देखिए, गवर्नमेंट इस मिशन को इसलिए लॉन्च किया ताकि फार्मर्स को मोटिवेट करे टू अडॉप्ट केमिकल फ्री फार्मिंग एंड एनहांस द रीच ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो बेसिकली देखिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है दोस्तों, उसे डिस्करेज करना, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को ज्यादा प्रमोट करना, ठीक है, या फिर नेचुरल फार्मिंग को ज्यादा प्रमोट करना, यह गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था इस मिशन से। ठीक है, पहले ऐसे ही एक मिशन हुआ करता था गवर्नमेंट का, जिसका नाम था भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति।
ठीक है, इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आप बोल सकते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, अगला, इट विल कवर ए 7.5 लाख हेक्टर एरिया बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर्स। तो इस मिशन के अंदर गवर्नमेंट का प्लान यह है दोस्तों, टोटल 7.5 लाख हेक्टर एरिया कवर करेंगे, मतलब 15,000 क्लस्टर्स को बनाएंगे। क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है, मतलब हो सकता है एक फार्मर के पास 1 हेक्टर लैंड होगा, दूसरे फार्मर के पास 5 हेक्टर लैंड होगा, तो इन सारों को मिला के क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, और एक एक क्लस्टर में 50 फार्मर्स होंगे और मोर विथ 50 हेक्टर लैंड, इस तरह के अलग अलग क्लस्टर्स बनाएंगे। टोटल क्लस्टर्स का एरिया होगा 7.5 लाख हेक्टर। ठीक है, नाउ नेशनल लेवल में एनएमएनएफ को स्टीयर करेंगे एक नेशनल स्टीयरिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, स्टेट लेवल में कौन होगा, स्टेट लेवल में एक स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमिटी होंगे जिसे हेड करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। ठीक, अगला पॉइंट, एनएमएनएफ के अंडर टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 15,000 पर हेक्टर दिया जाएगा फार्मर्स के लिए। अब ये एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है, हर साल 5,000 पर हेक्टर दिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली फार्मर्स को ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल जाएगा, बेसिकली उनका जो अकाउंट होगा आधार कार्ड से लिंक्ड उसी में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छी बात है। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज अंडरटेकिंग लार्ज स्केल ट्रेनिंग ऑफ नेचुरल फार्मिंग ऑल्सो। अब देखिए, गवर्नमेंट बस बता नहीं रहा है कि नेचुरल फार्मिंग करो करो, कैसे करना है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड द नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, इसके लिए एक वेब पोर्टल, एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया दोस्तों। नेचुरल फार्मिंग का प्रमोशन के लिए अलग सा एक वेब पोर्टल भी आपको देखने को मिलेगा, बस गूगल में सर्च करके देखिए। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा सा लेट हो गया, सुबह कुछ काम था, हर्षित सर भी बिजी है, इसलिए मैं अभी रात को बैठ के रिकॉर्ड किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।